फिल्म की शुरुआत उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में एक विशाल कूड़े के ढेर के पास होती है। सोफिया और उनके पति क्रिस के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम समुद्री जीवन कैसे प्रभावित हो रही है इस पर रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आई है। इस दौरान उन्हें एक शार्क से संकेत मिलता है जिसका वे पिछले 1 साल से पीछा कर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि पानी तेजी से उनकी ओर आ रहा है, क्रिस सहित 4 गोताखोरों ने तुरंत अपना सूट पहना और पानी में कूद पड़े। सोफिया नियंत्रण कक्ष से उन पर नजर रखती है और तदनुसार उनका मार्गदर्शन करती है। थोड़ी देर बाद गोताखोरों को एक स्पर्म व्हेल का शव मिलता है जो किसी बड़े जीव द्वारा काटा हुआ प्रतीत होता है। इससे पहले कि वे इसका निरीक्षण कर सकें, शार्क का एक झुंड अचानक घटनास्थल पर आ जाता है। वे डरे हुए प्रतीत होते हैं, मानो कोई चीज उनका पीछा कर रही हो। कुछ सेकंड बाद 7 मीटर की एक विशाल मादा शार्क दिखाई देती है और यह वही शार्क होती है जिसका वे पीछा कर रहे थे। सोफिया इसके आकार से हैरान है क्योंकि कुछ महीने पहले यह केवल 2 मीटर था। क्रिस डर जाता है और सुझाव देता है कि वे चले जाएं, लेकिन सोफिया शार्क का एक नमूना चाहती है जिसका नाम उसने लिलिथ रखा है। फिर क्रिस अनिच्छा से एक तीर से जानवर को छेद देता है, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित होती है। लिलिथ क्रोधित हो जाता है और तेजी से गोताखोरों को घेरना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, यह उन पर हिंसक हमला करता है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। नियंत्रण कक्ष में वापस सोफिया उनकी चीखें सुनकर भयभीत हो जाती है। वह तुरंत एक भाला पकड़ती है और उनकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन कुछ मीटर गहराई में तैरने पर उसे अपने पति के कटे हुए हाथ का भयानक दृश्य दिखाई देता है। फिर लिलिथ कहीं से प्रकट होती है और उस पर आरोप लगाती है। सोफिया चकमा देने में सफल हो जाती है, लेकिन शार्क मछली पकड़ने के जाल में फंस जाती है और उसे समुद्र की गहराई में खींच लेती है। अत्यधिक दबाव के कारण उसके कान के पर्दे फटने लगते हैं, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि सोफिया बेहोश हो जाए, वह किसी तरह मछली पकड़ने का जाल काट देती है और सतह तक पहुंचने में सफल हो जाती है। फिर फिल्म 3 साल बाद की हो जाती है और हम देखते हैं कि सोफिया अब एक समुद्री केंद्र में काम करती है। वह अब भी अपने पति की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है और इस सदमे से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। एक शाम मीका नाम का एक युवा छात्र उससे संपर्क करता है, जो कहता है कि वह उसके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह यह भी बताती है कि उसका समूह उसी शार्क पर नजर रख रहा है, लिलिथ, जो लोगों को मारने के लिए कुख्यात हो गई है। हालांकि सोफिया इससे कोई लेना देना नहीं चाहती, लेकिन मीका उसे अपने निजी एनजीओ की जांच करने के लिए मना लेता है। अगले दृश्य में वे एनजीओ में पहुंचते हैं, जहां मीका और उसके दोस्त जलीय जीवों के कल्याण के लिए काम करते हैं। फिर सोफिया की मुलाकात बेन नामक हैकर से होती है, जो शार्क टैग को ट्रैक करने में सक्षम है। अपने कंप्यूटर के माध्यम से वह बताती है कि लिलिथ अजीब तरह से पेरिस में सीन नदी में आ गया है। सोफिया सोचती है कि यह असंभव है क्योंकि शार्क मीठे पानी में जीवित नहीं रह सकती। हालांकि मीका का कहना है कि उनमें से कुछ ने गंदे महासागरों के कारण अनुकूलन किया है। फिर वह सुझाव देती है कि वे बेचारे जानवर को बीमार होने और अंततः मरने से पहले मुक्त कर दे। मीका शार्क के साथ बातचीत करने में सोफिया की मदद चाहता है। हालांकि शार्क का मानना है कि यह एक हास्यास्पद विचार है और वह चली जाती है। उस शाम सोफिया घर लौटती है और जिज्ञासावश शार्क को ट्रैक करने का फैसला करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में पेरिस में आ गया है। इस बीच कार्यकर्ता मीका और बेन शार्क का पता लगाने की उम्मीद में सीन के माध्यम से रवाना होते हैं। वे एक पुल के नीचे रुकते हैं और मीका अकेले पानी में गोता लगाने का फैसला करता है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे एक कार दिखाई देती है, जिस पर काटने के बड़े बड़े निशान हैं। यह स्पष्ट है कि इसके पीछे लिलिथ का हाथ है। सतह पर बेन ने पुलिस को आते हुए देखा, इसलिए उसने मीका को संकेत देने के लिए रस्सी खींचना शुरू कर दिया। हालांकि बाद वाली मूर्खतापूर्वक रस्सी को छोड़ देती है क्योंकि वह थोड़ी देर और रुकना चाहती है। वह तब तक अपनी जांच जारी रखती है जब तक उसे आसपास किसी बड़ी चीज के छिपे होने का एहसास नहीं हो जाता। इससे वह थोड़ा घबरा जाती है और उसे सतह पर लौटने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद पुलिस मीका को पकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में आदिल नाम का एक पुलिसकर्मी मीका से पूछता है कि वह नदी में क्या कर रही थी। वह जवाब देती है कि वह एक शार्क को ट्रैक कर रही थी, लेकिन पुलिस को अपेक्षित रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक अन्य अधिकारी कमरे में आता है और कहता है कि उन्हें एक आपातकालीन स्थिति है। दूसरी ओर हम सोफिया को नदी के किनारे शार्क को ट्रैक करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। जब वह एक बच्चे को किनारे के पास खेलते हुए देखती है, तो वह उससे दूर चले जाने का आग्रह करती है। कुछ क्षण बाद आदिल और मीका उसके पास आते हैं, जो बताते हैं कि कल रात एक बेघर आदमी को बेरहमी से मार डाला गया था।
वे उसे शव दिखाते हैं और वह तुरंत पहचान लेती है कि यह लिलित का काम है। इसके बाद आदिल उन्हें पुलिस प्रमुख के पास ले जाता है क्योंकि स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगी है। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि सीन में एक विशाल शार्क है, हालांकि प्रमुख का मानना है कि यह असंभव है। जब तीनों जिद जारी रखते हैं तो वह उनसे पहले अपना सिद्धांत साबित करने के लिए कहती है। बाद में आदिल और उसकी टीम ने नदी में गोता लगाने और शार्क को खोजने का फैसला किया। सोफिया उन्हें रोकने की सख्त कोशिश करती है और कहती है कि वह अपने डिवाइस का उपयोग करके इसे ट्रैक कर सकती है, लेकिन आदिल इसकी तस्वीरें खींचना चाहता है। थोड़ी देर के बाद वे ट्रैकिंग स्थान पर पहुंचते हैं और 3 गोताखोर पानी के अंदर उतर जाते हैं। पहली चीज जो वे देखते हैं वह एक विशाल मरी हुई मछली है जिसका एक हिस्सा आंशिक रूप से खाया हुआ है। इस बीच बेवकूफ कार्यकर्ता मीका दूर से यह सब देख रहा है। यह मानते हुए कि वे शार्क को मारने जा रहे हैं, वह बेन को फोन करती है और ट्रैकिंग डिवाइस बंद करने के लिए कहती है। बाद वाली अनिच्छा से अनुपालन करती है और ऐसा करने के लिए अपने हैकिंग कौशल का उपयोग करती है। पानी के अंदर गोताखोर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बड़ी चीज उन्हें घेर रही है। लेकिन इससे पहले कि कुछ भी बुरा घटित हो, सोफिया और आदिल उन्हें तुरंत वापस लौटने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके ट्रैकिंग डिवाइस ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। गोताखोर बताते हैं कि हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उन्हें शार्क की मौजूदगी महसूस हुई। फिर आदिल सोनार द्वारा की गई रिकॉर्डिंग की जांच करता है और पुष्टि करता है कि लिलित वास्तव में यहाँ है। उस शाम मीका ने अपने सोशल मीडिया पर लाइव होकर खुलासा किया कि एक शार्क सीन में छिपी हुई है। वह बेचारे जानवर के बीमारी का शिकार होने से पहले उसे बचाने के महत्व पर जोर देती है। दूसरी ओर आदिल, सोफिया और पुलिस प्रमुख एक निजी बैठक के लिए मेयर के कार्यालय में जाते हैं। पता चला कि कुछ ही दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रायथलॉन होने वाला है और दुनिया भर से हजारों लोग सीन क्षेत्र में जुटेंगे। सोफिया ने घातक शार्क के बारे में खुलासा किया और सुझाव दिया कि वे इस कार्यक्रम को बंद कर दें। हालांकि जिद्दी मेयर ने सीधे तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि वे पहले ही इस पर बहुत अधिक खर्च कर चुके हैं। इसके बजाय वह पुलिस को 24 घंटे के भीतर समस्या से निपटने का आदेश देती है। चूंकि शार्क को मारना अमानवीय होगा, इसलिए समूह उसे जिंदा पकड़ने की तैयारी करता है। सोफिया का सुझाव है कि वे इसे पुल के पास फुसलाएं और इसे शामक दवा दें। एक बार जब यह बेहोश हो जाए तो वे इसे राष्ट्रीय समुद्री केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ही समूह चर्चा जारी रखता है, बेन अचानक अपने चेहरे पर चिंतित भाव लेकर वहां पहुंचती है। वह बताती है कि शार्क वास्तव में कैटाकॉम्ब के पास आराम कर रही है, जो शहर का एक हिस्सा है जो मृतकों की हड्डियों से भरा हुआ है। बेन का दावा है कि उसकी दोस्त मीका पागल हो गई है क्योंकि वह कार्यकर्ताओं के एक समूह को कैटाकॉम्ब की ओर ले जाने की योजना बना रही है। वह शार्क को लुभाने और किसी तरह उसे बचाने के लिए सोनार का उपयोग करना चाहती है। बेन यह भी बताती है कि उसने इसके ट्रैकर को फिर से सक्रिय कर दिया है, इसलिए अब वे शार्क का सटीक स्थान जान सकते हैं। उस शाम सोफिया और पुलिस वाले एक क्षतिग्रस्त पहुंच बिंदु के माध्यम से कैटाकॉम्ब तक पहुंचते हैं। वे जल्द ही उन पागल कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जिन्होंने एक बड़े पूल को घेर लिया है जहां शार्क वर्तमान में है। मीका सोनार के साथ पानी के अंदर भी गोता लगाता है और जानवर को बचाने पर अड़ा रहता है। सोफिया और आदिल उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन मंदबुद्धि लड़की इनकार कर देती है। जल्द ही एक बड़ा पंख उसे घेरने लगता है, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है। लेकिन वे और भी अधिक चौंक जाते हैं जब दूसरा छोटा पंख दिखाई देता है। इसका आश्चर्यजनक रूप से केवल एक ही मतलब है, लिलित ने एक संतान को जन्म दिया है। फिर शार्क का बच्चा मीका के पास आता है और वह उसे ऐसे पालती है जैसे कि वह कोई कुत्ता हो। उनका दावा है कि जानवर हानिरहित हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस बिंदु पर आदिल को पता चलता है कि हमला होने वाला है, इसलिए वह तुरंत लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उसे झटक देती है और आगे तैरती है। अगले सेकंड लिलित पानी से बाहर निकलता है और मीका पर हमला करता है, जिससे उसकी संतोषजनक तरीके से मौत हो जाती है। देखने वाले लोग भयभीत हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बेतरतीब ढंग से भागने लगते हैं। अराजकता के दौरान कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी पानी में गिर गए। उनमें से अधिकांश को तुरंत मार दिया जाता है, जबकि कुछ के हाथ और पैर काट दिए जाते हैं। बेचारा बेन भी फिसलकर पूल में गिर जाता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, गलती से उसके सिर में घुटना लग जाता है। इससे वह बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है। इस बीच लिलित भी अपनी संतान को फाड़ देती है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले इंसान ने छुआ था। इस हत्याकांड के बाद घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सोफिया और पुलिसकर्मी मृत शार्क की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह वास्तव में
ताजे पानी के अनुकूल हो गई है। इसके अलावा जब सोफिया एक छुरी से उसका पेट खोलती है तो उसे अंदर कई बच्चे दिखाई देते हैं। इससे उसे गहरा सदमा लगा क्योंकि शार्क केवल 1 महीने की ही थी। कुछ और शोध करने पर सोफिया को पता चला कि जानवर पार्थेनोजेनेसिस द्वारा प्रजनन कर रहा है, जिसका अर्थ है कि उसे नर साथी की आवश्यकता नहीं है। अंततः उसे पता चला कि लिलित एक पूरी तरह से नई प्रजाति है जिसके बारे में वे अनजान थे। वह आदिल से कहती है कि अगर उन्होंने इसे खत्म नहीं किया तो शार्क महासागरों पर हमला कर देंगी और सब कुछ नष्ट कर देंगी। बाद में दोनों मेयर के कार्यालय गए और उन्हें स्थिति समझाई। हालांकि आयोजन के लिए केवल 24 घंटे शेष रहने पर मेयर ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह कहती है कि सेना सुरक्षा संभाल लेगी और चिंता की कोई बात नहीं होगी। आदिल और सोफिया उसकी समझ की कमी से क्रोधित हैं, इसलिए वे मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। उस शाम पुलिस स्टेशन में वे सभी पुलिसकर्मियों को इकट्ठा करते हैं और 2 बम विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं। योजना सरल है, पानी के अंदर जाकर भयानक राक्षसों को उड़ा देना। अगले दृश्य में आदिल और सोफिया उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां शार्क आखिरी बार थी और पानी के अंदर गोता लगाते हैं। एक टीम नाव से उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है और उन्हें निर्देश देती है। दोनों अपने साथ एक प्रोपेलर, लाइटें और यहां तक कि शार्क को एक स्थान पर रखने के लिए एक सोनार उपकरण भी लाए हैं। वे कई मिनटों तक तैरना जारी रखते हैं जब तक कि आखिरकार उन्हें लिलित का प्रजनन स्थल नहीं मिल जाता। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक नहीं बल्कि हजारों बच्चे शार्क इधर उधर छिपे हुए हैं। अन्यत्र ट्रायथलॉन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और बड़ी संख्या में लोग किनारे पर एकत्र हुए हैं। मेयर ने पत्रकारों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वह आत्मविश्वास से प्रतियोगिता की शुरुआत करती है और सैकड़ों तैराकों को पानी में गोता लगाने के लिए प्रेरित करती है। पानी में वापस सोफिया और आदिल मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं और सोनार डिवाइस चालू करते हैं। इसके बाद बम विशेषज्ञ काम पर लग जाते हैं और विस्फोटकों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब उनमें से एक डेटोनेटर को दबाने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत शार्क के बच्चे हमला कर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सोफिया सभी से स्थिर रहने का आग्रह करती है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे अज्ञात रह सकते हैं। हालांकि दूसरा बम विशेषज्ञ घबरा जाता है और फिर भी डेटोनेटर को दबाने का फैसला करता है। यह शार्क को उसकी ओर आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब घड़ी में कुछ सेकंड शेष रहते हुए सोफिया प्रोपेलर का उपयोग करती है और आदिल को खतरे से बाहर खींचती है। वे इसे ठीक समय पर बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि बम फट जाता है और सभी शिशु शार्क मर जाते हैं। सतह पर पहुंचने पर सोफिया आदिल को नाव पर चढ़ने में मदद करती है, लेकिन कुछ निरीक्षण करने के लिए फिर से तैरती है। तभी माँ शार्क मलबे से बाहर निकलती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। सोफिया तुरंत सतह पर पहुंचती है और दूसरों को खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विशाल शार्क ने नाव को हवा में उड़ा दिया, जिससे सभी लोग उड़ गए। इसके बाद यह एक के बाद एक सभी पुलिस वालों को निगल जाता है, जब तक कि केवल सोफिया और आदिल ही नहीं बचते। दोनों तेजी से पलटी हुई नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शार्क उनके पीछे नहीं आती। इसके बजाय यह ट्रायथलॉन की ओर जाता है, जहां सैकड़ों मनुष्य खुली नदी में तैर रहे हैं। फिर घटनाओं के एक भयावह मोड़ में लिलित एक के बाद एक तैराकों पर हमला करना शुरू कर देता है। देखने वाले दर्शक और पत्रकार केवल यह देख सकते हैं कि पानी जल्द ही लाल हो जाता है। कुछ क्षण बाद सेना आती है और शार्क पर गोलीबारी शुरू कर देती है। आदिल और सोफिया उनसे रुकने का आग्रह करते हैं, लेकिन वे इतने दूर होते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा सकती। इस बीच माँ शार्क अपनी अविश्वसनीय गति और जागरूकता का उपयोग करके सभी गोलियों से बच जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार आदिल और सोफिया को बचा लिया गया, लेकिन सेना ने उनकी गोलीबारी नहीं रोकी। दुर्भाग्य से उनकी चपेट में कुछ विस्फोटक आ गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ गिराए गए थे। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे पुल उड़ जाता है और पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। विस्फोट के कारण सैकड़ों दर्शक धूम्रपान कर गए, जबकि अन्य लोग बाढ़ में बह गए। देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब गया, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों की जान चली गई। अंतिम दृश्य में सोफिया एक बेहोश आदिल को खींच रही है, तभी उसकी नजर चारों ओर मंडरा रहे कई बच्चे शार्क पर पड़ती है। अब जबकि पेरिस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वे और अधिक कहर बर पाएंगे।